ठीक है, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको धीरे धीरे आराम आराम से समझना, बिकॉज ये एजर्शन रीजनिंग ये सब में आ सकता है, और इसका कोई स्टेटमेंट आया और अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर नहीं है तो आप पक्का फिर उसके आंसर में कुछ ना कुछ गलत ही करके आओगे। तो इसमें दो पार्ट है, पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है। पहले मैं पहले पार्ट को ही समझाने का ट्राई करता हूँ आपको, उसको देखो एक एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं। देखना है यहाँ पे दो नंबर लेता हूँ मैं, लेट से 12 ले लो एक और एक 18 ले लो। कैन यू ऑरली टेल मी कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 स्क्वायर इंटू 3, और इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, एज यू कैन क्लियरली सी कि 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 आया है और 3 आया है, और 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी यू कैन क्लियरली सी कि क्या क्या आया है, 2 आया है और 3 आया है। ठीक है, लेकिन 2 का पावर 12 वाले में 2 है, 18 वाले में 2 का पावर 1 है। 12 वाले में 3 का पावर 1 है और 18 वाले में 3 का पावर कितना है, 2 है। तो ये इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन आपको इस एग्जांपल से समझने का ट्राई करना पड़ेगा। पार्ट 1 ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलना चाहता है आपसे कि दुनिया का कोई भी दो अलग अलग नंबर अगर आप उठाते हो और उठा के उन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, क्या करते हो बताओ? प्राइम फैक्टराइजेशन। जोर से बोलो, क्या करते हो? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर नंबर खुद अलग अलग था तो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कभी भी सेम नहीं हो सकता। अगर नंबर अलग अलग था तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी अलग अलग होगा। हो सकता है कि जो इन्वॉल्व प्राइम नंबर्स है ना वो सेम हो, लेकिन उसके अंदर में पावर का डिफरेंस कम से कम एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। आया बात समझ? वही चीज़ मैं आपको यहाँ समझाने का ट्राई कर रहा था कि आप देखो कि 12 और 18 दोनों के केस में आपको प्राइम फैक्टर्स क्या क्या मिल रहा है, 2 और 3, लेकिन जो पावर है वो सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है बेसिकली। और अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलना चाहूँ तो मुझे ये बोलना चाहिए कि दो अलग अलग नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन 100% सेम टू सेम कभी नहीं हो सकता। दो अलग अलग नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन 100% सेम टू सेम कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अलग अलग नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग होगा। कभी कभार हो सकता है कि जो इन्वॉल्व प्राइम नंबर्स है वो दोनों नंबर में सेम दिखेगा आपको, लेकिन पावर जो है वो पक्का फिर क्या रहेगा, डिफरेंट। और कभी कभी तो ऐसा होगा कि जैसे मान लो कि आप 10 अगर ले लेते हो, सपोज करो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बताओ? 2 इंटू 5, तो पूरा नंबर ही डिफरेंट हो गया। उसमें 2 और 3 यूज हो रहा है, इसमें 2 और 5 यूज हो रहा है, उसमें 2 और 3 यूज हो रहा है, इसमें 2 और 5 यूज हो रहा है। आया बात समझ? तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा ही होगा, लेकिन कभी अगर किस्मत से दोनों में इन्वॉल्व नंबर सेम हो भी जाए ना तो भी यू विल सी कि पावर में कोई ना कोई डिफरेंस है। ठीक है, एंड द फाइनल कंक्लूजन इज जस्ट कि एनी टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स या डिफरेंट नंबर्स कैनॉट हैव सेम प्राइम फैक्टराइजेशन। टू डिफरेंट नंबर्स विल ऑलवेज हैव टू डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन। रिपीट करो मेरे साथ, बोलो, टू डिफरेंट नंबर्स विल हैव टू डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर रिपीट करो, टू डिफरेंट नंबर्स विल हैव टू डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर में कि क्लियर है? पक्का? सेकंड वाला थोड़ा क्लमजी सा है, थोड़ा धीरे धीरे समझना पड़ेगा। ये बोलता है कि पी ए क्या ले लो बताओ? प्राइम नंबर। पी ए क्या ले लो? प्राइम नंबर। जोर से बोलो, पी ए क्या ले लो? प्राइम नंबर। और एक नंबर आपको लेना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए आपके पास। जिसका आपके पास क्या होना चाहिए बताओ? परफेक्ट स्क्वायर। अब एक बार पहले एग्जाम्पल से देखते हैं, फिर मैं आऊँगा रिजल्ट। ठीक है, लेट्स से कि एक प्राइम नंबर लेता हूँ 3 और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ मेरे को जो 3 से डिविजिबल हो। 9 मत लो, थोड़ा बड़ा लो, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 81 या 36 पे भी चल सकते हैं। लेट्स से कि पहले 36 पे जाते हैं। ठीक है, 3 एक आप याद रखना कैसा नंबर है अपने लिए? प्राइम नंबर। ठीक है, फिर मैं एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर चूज कर रहा हूं। कौन है वो नंबर बताओ? 36। और 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर। तो यहां मेरे a का वैल्यू क्या हुआ? 6। a का वैल्यू क्या हुआ? 6, और ये स्क्वायर लिखा हुआ है। यू विल सी कि 36 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये आराम से कैंसिल होकर मेरे को क्या दे देगा? 12। इससे मैं क्या कह सकता हूं कि 36 इज डिवाइडिंग, सॉरी 3 इज डिवाइडिंग 36। 3 इज डिवाइडिंग 36। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलता है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर पाया तो वो जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर था ना, ये प्राइम नंबर उसको भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 3 किसको डिवाइड कर पाया बताओ? 36 को। 36 कौन से नंबर का स्क्वायर था?
6 का स्क्वायर था, तो जब आप 6 को डिवाइड करने का ट्राई करोगे 3 से, यू विल फाइंड कि यहाँ पर भी कट के आंसर कितना आ रहा है, मस्त 2। ठीक है, अभी शुरू में थोड़ा अटपटा लगेगा, मैं एक बार और बोलता हूँ, एकदम आराम से धीरे धीरे अच्छे से सोचो। पहले आपके पास में होना चाहिए एक प्राइम नंबर। कैसा नंबर होना चाहिए बताओ? प्राइम नंबर। और फिर आपके पास में होना चाहिए एक बड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या होना चाहिए बताओ? बड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर ये प्राइम नंबर डिवाइड कर देता है, इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर ये प्राइम नंबर डिवाइड कर देता है, देन यू विल फाइंड कि ये जिस चीज का स्क्वायर था ना, उस नंबर को भी ये प्राइम नंबर डिवाइड करेगा, उस नंबर को भी ये प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? आप लोग अपने चॉइस का एक प्राइम नंबर बताओ मेरे को। पिछले बार 3 लिया था, इस बार लेट से 5 ले लेते हैं। नहीं 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, 5 ले लिया। अब आप एक बड़ा सा नंबर बताओ मेरे को जो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए और 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए। 625। वेरी गुड, अच्छा लगा मेरे को। 625 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा बताओ? काटो तो बताओ क्या आएगा? 1, फिर 2 और फिर 5। तो इसका मतलब है कि 5 इज एबल टू डिवाइड 625 विच इज नन अदर देन 25 का स्क्वायर। तो अब आप अगर 25 को भी 5 से डिवाइड करने का ट्राई करोगे, यू विल फाइंड कि मस्त ये डिवाइड हो रहा है। आया समझ कि नहीं आया समझ? लेट मी पुट अनदर एग्जाम्पल। वापस से आप 5 ही लेके रखो और इस बार आप यहाँ पे ले लो 225। किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है ये। तो अगर आप 225 को 5 से डिवाइड करने का ट्राई करोगे तो यू विल फाइंड कि क्या आएगा बताओ? 45। तो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो 5 इज एबल टू डिवाइड 225। ठीक है, और 225 किसका स्क्वायर था? बोलो जोर से बोलो। 15 का। तो जब आप 15 को 5 से डिवाइड करने का ट्राई करोगे तो यू विल सी कि ये 15 को भी क्या कर दे रहा है? डिवाइड कर दे रहा है। यही सेकंड रूल है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर पाता है तो वो प्राइम नंबर जिसका वो परफेक्ट स्क्वायर था ना, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब 5 अगर 225 को डिवाइड कर पा रहा है तो 5 225 जिसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है ये? 15 का। तो वो 15 को भी डिवाइड करेगा। आप यहाँ देखो, 5 अगर 625 को डिवाइड कर पा रहा है, 625 किसका स्क्वायर था? 25 का। तो 5 25 को भी डिवाइड करेगा। ये है आपका सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बोलो रिपीट करना है कि हो जाएगा? पक्का? फॉर श्योर। इसका लेकिन घुमा घुमा के बहुत एप्लीकेशन करना है आज हमको, ठीक है? एक दो और एग्जाम्पल दे दूं कि चलेगा? पक्का? श्योर। एक और छोटा सा ले लेते हैं, ठीक है? इस बार प्राइम नंबर मानो कि अपन 2 ही लेते हैं। टेल मी सम परफेक्ट स्क्वायर जिसको 2 डिवाइड कर सके। हाँ, 64। गुड, वेरी गुड। एंड 64 किसका स्क्वायर है ये भी बता दो? 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले आप ट्राई करो 64 को 2 से डिवाइड करने का, तो कट के कितना आएगा बताओ? 32। कंक्लूजन क्या है कि 2 इज डिवाइडिंग 64 एंड 64 किसका स्क्वायर था? 8 का। तो जब आप 8 को डिवाइड करने का ट्राई करोगे 2 से, तो यू विल सी कि अच्छा 2 इज ऑल्सो डिवाइडिंग 8 एज वेल। आया बात समझ? ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पार्ट 2। ये बहुत ही सिंपल बात बोलता है कि अगर आपके पास एक प्राइम नंबर है और आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर ये प्राइम नंबर इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर पाया तो ये जिसका परफेक्ट स्क्वायर था, ये प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो नंबर को भी डिवाइड करेगा। कौन? प्राइम नंबर। यही सिंपल सा रिजल्ट। बोलो क्लियर या नॉट क्लियर? पक्का? हाँ, उल्टा जैसे बोलो एक बार स्टेटमेंट, उल्टा क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ, उल्टा भी होगा, लेकिन हम ज़्यादातर जो इसको यूज़ करेंगे वो इसी फॉर्मेट में यूज़ करेंगे कि पहले स्क्वायर डिवाइड हो रहा होगा, फिर हम क्लेम करेंगे कि अगर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो नॉर्मल नंबर भी डिवाइड होगा। ठीक है? शुड आई टेक मोर एग्जाम्पल कि अभी क्लियर है पूरा? पक्का अच्छे से? ओके, तो लिखना तो हो ही गया आप लोग का। नाउ लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आप लिख लो, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, वैसे तो मैं मना करता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन का आप लिख लो। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इसमें हम एक बहुत ही अजीबोगरीब, ठीक है, नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं होने वाला आइडिया को यूज करेंगे, जिस आइडिया का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या नाम है बताओ? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मैथ्स में 2 प्रकार का प्रूफ होता है, एक होता है डायरेक्ट प्रूफ और एक होता है इनडायरेक्ट प्रूफ। डायरेक्ट प्रूफ उसका होता है जिसका आपके पास में स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्ग्यूमेंट्स अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू प्रूव कि एक ट्राइंगल के अंदर का सारा एंगल का सम मान लो कि 180 डिग्री होगा, तो इसका मेरे पास में डायरेक्ट प्रूफ है। ये देखो ये ट्राइंगल है,
ठीक है, फिर मैं एक पैरेलल लाइन बना लूँगा, फिर बोलूँगा कि ये देखो, मतलब मैं दिखाई देता हूँ, मैं ऐसे बोलता रहूँगा तो शायद ही कुछ समझ में आएगा। देखना ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा एक सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं। इफ़ आई वांट टू प्रूव कि ये ट्राइंगल का सारा एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो उसके लिए मेरे पास में एकदम प्लेन सा आइडिया है। देखो, और ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसको बोला जाता है डायरेक्ट प्रूफ। मानो कि ये लाइन बना लिया और ये लाइन ऐसे बनाया सच दैट कि ये इस वाले साइड से पैरेलल रहा हो, ठीक है। फिर ऑल्टरनेट एंगल के आइडिया से आई विल से कि देखो, अगर ये एंगल 1 है तो इसको भी एंगल 1 होना पड़ेगा, बिकॉज दिस लाइन इन दिस लाइन बिकेम व्हाट, पैरेलल, एंड दीज एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर अगर इस एंगल का वैल्यू 2 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। सेम आर्ग्यूमेंट, ये लाइन पैरेलल हो गया, ये वाला लाइन क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। और फिर ये बीच वाले एंगल को थोड़ी देर के लिए क्या बोल देते हैं, 3। फिर हम बोलेंगे देखो जो ऑरेंज वाला सामान है ना, वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का ये पूरा एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। तो वहाँ से आई कैन से कि लो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कितना होगी, 180 डिग्री। हेंस प्रूफ कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। इस टाइप का कोई प्रूफ अगर आप करते हो तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट प्रूफ। क्या बोलते हैं इसको, बताओ, डायरेक्ट प्रूफ। क्योंकि मेरे पास में डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं अपने बात को साबित करने के लिए। लेकिन कोई सिचुएशन में ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन आप डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जहाँ डायरेक्ट प्रूफ वर्क नहीं करता है वहाँ हम जाते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन पे। कहाँ पे जाते हैं बताओ, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन पे। नाउ व्हाट इज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये कहता है, ध्यान से सुनना, हाँ, मतलब बहुत ही अटपटा सा चीज़ है। मैं 2 बार 3 बार बोलूँगा, थर्ड टाइम पर आई थिंक कि सबको क्लियर हो जाएगा, लेकिन एकदम फोकस करके अच्छे से सबको सुनना है, ठीक है। मेरे को प्रूव करना है कि √5 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है बताओ, √5 इज इरेशनल। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोलता है कि जो प्रूफ करना है ना, वो तो डायरेक्ट प्रूफ आप कर ही नहीं सकते, आपको आता ही नहीं है, कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट ही नहीं है आपके पास। तो आप क्या करो कि जो साबित करना है उसके ऑपोजिट रिजल्ट को थोड़ी देर के लिए ट्रू मान लो, उसके ऑपोजिट रिजल्ट को थोड़ी देर के लिए ट्रू मान लो, और उसको ट्रू मान के ना कुछ भी मैथमेटिकल तिकड़मबाजी करते रहो बार बार, ठीक है। फिर आप देखोगे कि कोई एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जैसे ही वो सिचुएशन आया, आपको बोलना है कि देखो ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। और गड़बड़ क्यों हुआ, क्योंकि मैंने जो एज्यूम किया था ना शुरू में, वो गलत था। और अगर मेरा एजम्पशन रॉन्ग था और मैंने एज्यूम क्या किया था, ये एज्यूम किया था कि इसका ऑपोजिट एज्यूम किया था, ऑपोजिट वाले का एज्यूम किया था, और वो क्या साबित हो गया, गलत साबित हो गया। तो बाय डिफॉल्ट इसको क्या होना पड़ेगा, ट्रू। आया बात समझ? नहीं आया होगा। देखो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से मेरे को प्रूव करना है कि बाहर दिन है या बाहर रात है। भी चलो शाम को पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि बाहर रात है। तो इसको मैं 2 तरीके से प्रूव कर सकता हूँ। एक मेरे पास डायरेक्ट तरीका है, एक मेरे पास में इनडायरेक्ट तरीका है। डायरेक्ट तरीका ये होगा, मैं बोलूँगा कि चलो बाहर चलो, अगर रात है तो बाहर क्या दिखना चाहिए, चांद दिखना चाहिए, तारा दिखना चाहिए। रात को तो वही दिखता है ना। तो अगर मैं आपको बाहर ले जाऊं और मून और स्टार दोनों आपको दिख जाए तो डायरेक्ट प्रूफ हो जाए कि अच्छा बाहर रात है। इज दैट ओके? फिर मैं दूसरा प्रूफ जो है वो ऐसे कर सकता हूं, देखो कि मैं थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लूंगा। मुझे प्रूफ क्या करना था बताओ, आप लोग सब पार्टिसिपेट करना तो वही मजा आएगा। मुझे प्रूफ क्या करना था, बाहर रात है। डायरेक्ट प्रूफ तो चलो बता दिया आपको, अब इनडायरेक्ट प्रूफ करना है। तो इनडायरेक्ट प्रूफ में मैं क्या करूंगा, मुझे प्रूफ करना है कि बाहर रात है, मैं लेकिन एज्यूम करूंगा कि बाहर दिन है। बाहर क्या है बताओ, बाहर क्या है बताओ। ये क्यों एज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि मैं इनडायरेक्ट प्रूफ करने का ट्राई कर रहा हूं। तो जो प्रूफ करना है उसके ऑपोजिट को ट्रू मानना है थोड़ी देर के लिए। क्या प्रूफ करना है मुझे, रात है, तो एज्यूम क्या करूंगा, बाहर दिन है। लेकिन दिन का तो अपना खुद का कुछ प्रॉपर्टीज होता है ना। दिन में क्या दिखाई देता है, सन। तो अगर दिन है तो चलो बाहर सन दिखना चाहिए, और यदि नहीं दिखा तो क्या होगा, फिर मेरा एजम्पशन रॉन्ग। क्या एज्यूम किया था मैंने, बाहर दिन है, और वो अगर रॉन्ग हुए तो फिर राइट क्या होगा, बाहर रात है। ये है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। Whatever I need to prove, I will assume its opposite to be true. I will assume its opposite to be true. And if the opposite is true, then there are certain conditions which must be satisfied. अगर ये ट्रू हुआ, जैसे अगर दिन है तो बाहर सन होना चाहिए, वैसे ही मैं जब एज्यूम करूंगा कि ये रैशनल है तो कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ट्रू होना चाहिए। लेकिन फिर मेरे को आगे चल के पता चले कि नहीं, वो सब कुछ भी ट्रू नहीं है, सब फॉल्स है वो सब। तो अगर सारा कंडीशंस फेल हो जाता है तो मेरा एजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और मेरा एजम्पशन क्या था कि ये रैशनल है कि ये रैशनल है, रैशनल होना मेरा एजम्पशन था। और वो अगर रॉन्ग हो गया तो बाय डिफॉल्ट इसको क्या होना पड़ेगा, इरेशनल, क्योंकि सारे रियल नंबर को
रैशनल या इरेशनल में से एक तो होना ही पड़ेगा। आया बात समझ? तो उस टाइप का कुछ एक घटिया सा प्रूफ है, मैं करके दिखाता हूँ आपको, लेकिन तरीका दिमाग में क्लियर रखना। क्या तरीका लगाएंगे हम लोग बताओ? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ नित्या बताओ। डायरेक्टली देखो एक लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड है, ठीक है, कि उससे अगर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया हमारे पास में तो वहाँ से कह सकते हैं, लेकिन बुक्स वगैरह में वो नहीं दिया हुआ रहता, और वो अगर आप करोगे तो हो सकता है कि आपको 3 मार्क ना दिया जाए, क्योंकि डिवीजन तो बहुत छोटा सा ही होगा इसका। गॉट इट? क्लियर है मेरे ख्याल में? एक बार और बोलूँ मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर की हो जाएगा? पक्का? श्योर? ठीक है, लिखो, मैं भी लिखता हूँ, आप लोग भी लिखो। सबसे पहले क्या मान के स्टार्ट करेंगे बताओ? लेट, सब लोग लिखो, लेट √5 बी रैशनल। लेट √5 बी रैशनल, ठीक है। रैशनल क्यों अज्यूम कर रहे हैं? बिकॉज हमको प्रूफ करना है इरेशनल एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन बोलता ही यही है कि जो प्रूफ करना है उसके ऑपोजिट को आप ट्रू मान लो। प्रूफ करना है इरेशनल, ट्रू किसको मान लोगे? रैशनल को। ओके है यहाँ तक? अब एक बार पेन छोड़ दो, अब मेरे को लिखने दो, थोड़ा देखो। लेट √5 बी रैशनल। रैशनल नंबर का डेफिनेशन याद है आप लोग को? बताओ। रेशियो ऑफ इंटीजर्स। बस रुक जाओ, बस 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 वही चाहिए मेरे को। देयरफॉर √5 इज इक्वल्स टू होना चाहिए मेरे ख्याल में P/Q। ये P/Q नहीं लेता हूँ, P को लेके थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है आपके दिमाग में, आप इसको ले लो A/B, एक ही बात, ठीक है। कॉमा A, B, R सबसे पहले मैं एज्यूम करूंगा को प्राइम। को प्राइम मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। इसको और कैंसिल करके फर्दर सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते हो। दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, इसीलिए इनको क्या एज्यूम किया मैंने? को प्राइम। ये पहला बात हुआ। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए बताओ? कि B इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता रेशियो ऑफ इंटीजर्स। यहाँ तक समझ में आया? कोई कन्फ्यूजन है कि चलेगा? पक्का? अब एकदम आराम से धीरे धीरे देखते रहना मैं क्या बोल रहा हूँ, और कहीं पर भी डाउट हो इमीडिएटली रोक के पूछना मेरे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए आपका कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। आप क्या करो बताओ? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करो बताओ? ओके, सो लेट मी डू स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5, यहाँ क्या हो जाएगा? A² डिवाइडेड बाई B²। कोई कन्फ्यूजन? चलो आगे। ओके, अगले स्टेप में क्या होगा देखो, आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। इस B² को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लियो, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ? 5B² इज इक्वल्स टू A², ठीक है। 5B² इज इक्वल्स टू A²। साइड चेंज कर दूं एंड राइट इट लाइक दिस, A² इक्वल्स टू 5B²। डजंट मैटर, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद में आई विल राइट समथिंग, उसका आर्ग्यूमेंट मैं आपको एक बार साइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यू हैव दिस A² इक्वल्स टू 5B², राइट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब अगर मैं इस 5 को इस साइड स्विच करूं तो ये कैसा दिखेगा बताऊं? A² डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू B²। देखने में तो ये ऐसा होगा। क्या आप इस लाइन का मीनिंग सोच सकते हो या मेरे को बता सकते हो इस लाइन का मीनिंग? इस लाइन का मीनिंग, हाँ बोलो। नहीं, ये रहेगा तो ऐसे। इस लाइन का मीनिंग ट्राई करना आप लोगों को बताने का। परफेक्ट। अब सोचो, देखना, यहाँ देखना, मान लो कि 30 डिवाइडेड बाई 6 लिखा हुआ, आप काटते हो और काट के आपका आंसर क्या मिलता है? 5। इसको क्या बोलते हो आप? कि 6 डिवाइडेड 30 एंड डिवाइड करने के बाद में आंसर क्या निकला? 5। वैसे ही क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि 5 इज डिवाइडिंग A² और डिवाइड करके आंसर क्या निकल रहा है? B²। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा? पक्का? श्योर? तो मैं यहाँ से लिखना चाहूँगा कि देयरफॉर 5 डिवाइड्स किसको बताओ? A² को कि B²? A²। कोई कंफ्यूजन? देख लो आप यहाँ पे A² डिवाइडेड बाई 5 आया है आंसर B², मतलब ऐसा रहा होगा कि इससे ये कट के वो निकला हो, तो ही तो ये पॉसिबल है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 5 डिवाइड्स A²। अब आप सोचो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पार्ट 2। 5 एक प्राइम नंबर है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 अगर इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 इसको भी डिवाइड करेगा। नहीं आया समझ? 5 अगर इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो
तो 5 उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यही तो पढ़ा था हमने। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। अगला आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है फिर? प्लीज जोर से बताओ, मजा आएगा। 5 डिवाइड्स a। इसमें किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो प्लीज अभी मेरे को पूछो। 5 डिवाइड्स a। साइड में मैं लिख भी सकता हूं कि ये कैसे आया है, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फटुआ, इससे आया है। क्लियर नॉट क्लियर? थोड़ा पूरा। कोई बात रिपीट करना है कि हो जाएगा? श्योर? अच्छा, अब मैं आपसे वापस एक चीज पूछूंगा, इसी लाइन का ट्रांसलेशन। 5 डिवाइड्स a का क्या मीनिंग होगा बताओ? कि a को जब 5 से डिवाइड करूंगा तो कट के कुछ आंसर आना चाहिए, यही तो मीनिंग होगा इसका। और कट के क्या आएगा मेरे को नहीं पता, मैं एक बार के लिए ऐसे मान लेता हूं कि K1 आएगा, क्योंकि a का वैल्यू मैं नहीं जानता हूं, इसीलिए कट के एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा ये तो अपन नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर 5 a को डिवाइड करेगा 100% अगर हम श्योर हैं, तो a डिवाइडेड बाय 5 करने के बाद में कुछ तो आंसर आना चाहिए। फॉर द टाइम बिंग लेट अस सपोज कि वो आंसर कितना है? K1। वो आंसर कितना बताओ? K1। कोई कंफ्यूजन यहां तक? नहीं, ए स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, ए का वैल्यू चाहे जो भी हो, सिंस आप स्क्वायर कर रहे हो तो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, ठीक है। और ए शुरू में ही हमने जब को प्राइम मान लिया था तो ए और बी दोनों को क्या मान लिया था? इंटीजर मान लिया था। ए और बी इंटीजर है यहाँ पे, और ए का स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही पक्का, ठीक है। अच्छा, इस लाइन का ट्रांसलेशन बताओ। 5 डिवाइड्स ए का मतलब क्या होगा कि ए को जब 5 से डिवाइड करोगे तो कट के कुछ एक आंसर आएगा। फॉर द टाइमिंग लेट अस अज्यूम कि वो आंसर क्या रहेगा? K1। वो आंसर क्या रहेगा? K1। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो कि a को 5 से डिवाइड करने पे आंसर आ रहा है K1, है ना। तो a का आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 5 इंटू K1। a का आंसर क्या हो जाएगा? 5 इंटू K1। ये आया समझ कि नहीं आया समझ? अब ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा दिमाग में, ये वहाँ करके नहीं दिखाना है, लेकिन अगले स्टेप में यही लिखना है। क्या लिखोगे बताओ? देयरफॉर बोलो a इज इक्वल्स टू 5 इंटू K1, ठीक है। फिर जो ये वाला लाइन था इसको मार्क करना है इक्वेशन 1, और जो नया मिला है आपको इसको मार्क करना है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ओके, नहीं बोलने से भी चलता है, ठीक है। अंडरस्टूड ही कि कोई ना कोई इंटीजर ही होगा वो वाला भी। अच्छा, एक बार मेरे को बताओ कि यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर? अपन अपने आंसर से 2 या 3 स्टेप पीछे हैं बस, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ ओके है? अब एकदम आराम से देखो, क्या प्रूव करना था? बोलो, जोर से बोलो। इरेशनल। कौन सा मेथड से? कॉन्ट्राडिक्शन। इसीलिए क्या अज्यूम कर लिया? रैशनल नंबर का सबसे पहला डेफिनेशन रेशियो ऑफ इंटीजर्स, तो इसका वैल्यू कैसा होना चाहिए? रेशियो ऑफ इंटीजर्स। ए और बी को क्या मान लिया? को प्राइम, मतलब ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और बी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख भी देता हूँ, S/B/S, ठीक है। √5 का हो गया 5, a/b का हो गया a²/b²। फिर आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, उल्टा करके लिख दिया। इस लाइन का मतलब मैं कह सकता हूँ कि 5 डिवाइड्स a²। मैंने आपको साइड में दिखाया, क्योंकि इस लाइन का अपन क्या बना सकते हैं बताओ? a²/5 इज इक्वल्स टू b²। तो मीनिंग ये है कि भाई कैंसिल करके ये b² आया होगा, एंड फ्रॉम देयर आई कैन से कि 5 डिवाइड्स a²। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि इफ 5 डिवाइड्स a², 5 हैज टू डिवाइड a। इफ 5 डिवाइड्स a², 5 हैज टू डिवाइड a। क्लियर यहाँ तक? पक्का? आगे क्या होना चाहिए बताओ? देखो यहाँ तक तो पहुँच ही गए ना हम लोग कि a इज इक्वल्स टू 5 इंटू K1, ठीक है। ये इस लाइन के एक्सप्लेनेशन में मैंने दे दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको। अब आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू आया है इस वैल्यू को यूज करना है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्या होगा बताओ? यूजिंग 2 in 1। एकदम आराम से धीरे धीरे देखते रहना। अब बताओ मेरे को क्या हो जाएगा इससे? a के जगह पर 5K1, तो क्या हो जाएगा? 5K1। इक्वेशन 1 में a है कि a का स्क्वायर है? a का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर, यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा बताओ? 5, बोलो आप लोग बोलो, b²। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा बताओ? 25K1² इज इक्वल्स टू 5b²। 5 काट के यहाँ क्या आ जाएगा? 5, और यहाँ से आपको मिलेगा 5K1² इज इक्वल्स टू b²। उसको उल्टा करके लिख सकते हो कि b² इज इक्वल्स टू कितना? 5K1²।
यहाँ के बाद में सेम ड्रामा रिपीट। सेम ड्रामा रिपीट कैसे, देखना ध्यान से, मैं यहाँ व्हाइट कलर से दिखाता हूँ आपको। इस लाइन को आप अगर चाहो तो आप ये भी सोच सकते हो कि बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 करके क्या आया होगा, k1 स्क्वायर आया होगा। सोच के देखो, अगर इस 5 को इस साइड स्विच कर देते हो तो यही तो होगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, k1 स्क्वायर। और इस सिचुएशन का मीनिंग मैं क्या सोचूं कि 5 विल डिवाइड बी स्क्वायर। रिपीट करो आप लोग, 5 विल डिवाइड बी स्क्वायर। ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो पक्का यही तो हुआ होगा कि 5 से इसको काट दिया और कट के क्या बचा आपके पास में, k1 स्क्वायर। आया बात समझ? तो यहां से आप नेक्स्ट क्या क्लेम कर सकते हो, जैसे यहां क्लेम किया था 5 डिवाइड्स a स्क्वायर क्लेम किया था, वहां क्या बोल सकते हो? मजा नहीं आया यार, जोर दिखाओ आप लोग, बोलो क्या बोल सकते हो? वेरी गुड, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। फिर से वही फटोआ, 5 डिवाइड्स अब क्या होना चाहिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पार्ट 2। ट्राई टू थिंक, 5 अभी भी प्राइम नंबर है और b स्क्वायर पक्का पक्का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और 5 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पार्ट 2 कहता है कि 5 b को भी डिवाइड करेगा, 5 b को भी डिवाइड करेगा। तो क्या होना चाहिए, अगला लाइन बताओ, 5 डिवाइड्स क्या, b। देखो क्लियर कि नॉट क्लियर, पक्का। इसका मीनिंग क्या होगा फिर से कि जब मैं b को 5 से डिवाइड करूंगा तो कट के कुछ एक आंसर आना चाहिए मेरे पास। एक बार मैं ऑलरेडी k1 को एंगेज कर चुका हूं, तो इस बार मैं k1 नहीं ले सकता, इस बार मेरा आंसर कुछ अलग होना चाहिए। फॉर द टाइम बिंग लेट अस अज्यूम कि वो आंसर क्या होना चाहिए, k2। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि यार b/5 का आंसर शायद k2 जैसा होगा, और b का आंसर फिर कैसा हो जाएगा बताओ, 5k2। नहीं आया समझ? इस लाइन के बाद में ये लिखा था ना, वैसे ही इस लाइन के बाद में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन पिछले बार जो नंबर k1 को इन्वॉल्व किया था, इस बार सेम नंबर k1 को तो इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो, सिचुएशन अलग है। तो इस बार नंबर क्या ले लोगे, k2। तो क्या हो जाएगा बताओ, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 5k2। बस आंसर ऑलमोस्ट खत्म। अब ये आते ही हम बोलेंगे कि भाई कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन शब्द का क्या मतलब है, अपने ही बात को अपोज कर देना, अपने ही बात को गलत साबित कर देना, अपोज कर देना। मैंने एज्यूम किया था कि a और b कैसा है, जो बोलो जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और को प्राइम का मतलब क्या था कि 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी साफ साफ क्या दिख रहा है मेरे को, देखो एकदम ध्यान से देखो, पिंक कलर से दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से दिखेगा। a इक्वल्स टू 5k1 एंड यहाँ क्या मिला मेरे को, b इक्वल्स टू 5k2। तो क्या a और b के बीच में 5 एक कॉमन फैक्टर है? a का फैक्टर में भी 5 है और b के फैक्टर में भी क्या है, 5। लेकिन मेरा एजम्पशन क्या था कि a और b के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने अपनी ही बात को क्या कर दिया, गलत साबित। और ये गलती क्यों हुआ मेरे से, क्योंकि मेरा एजम्पशन ही रॉन्ग था। आया बात समझ? क्योंकि मेरा एजम्पशन ही रॉन्ग था, और अगर मेरा ये एजम्पशन रॉन्ग था तो बाय डिफॉल्ट इसको कैसा नंबर होना पड़ेगा, फिर इरैशनल। इसको कैसा नंबर होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का सारा रियल नंबर या तो रैशनल होगा या फिर क्या होगा, इरैशनल। रैशनल लेके होना ऐसा चाहिए था, ठीक है, लेकिन मेरा तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था, को प्राइम, लेकिन ये लो तो को प्राइम नहीं निकला, ठीक है, वो तो मेरे बात का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, या मेरे बात को डिस्प्रूव कर दिया। और मेरी इस बात को अगर उसने डिस्प्रूव कर दिया तो फिर ये एजम्पशन रॉन्ग है, और ये एजम्पशन अगर रॉन्ग है तो फिर राइट कौन होगा, राइट इसको होना पड़ेगा। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा पक्का? कोई पार्ट फिर से रिपीट करूं कि हो जाएगा? श्योर। एक बार मैं लिखाना स्टार्ट करता हूं, लास्ट वाला पार्ट में मैं फिर से कमेंट कर दूंगा जब अपन वहां पहुंचेंगे तो, ठीक है। एक ही लाइन लिखा हुआ शायद आप लोग का, आगे लिखो। देयरफॉर √5 इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको आप लोग बैक टू बैक नीचे नीचे लिखते जाना, साइड वाइड में मत लिखना कुछ भी, एकदम सीधा सीधा नीचे नीचे लिखो। देयरफॉर √5 इज इक्वल्स टू a/b, कॉमा a and b are co-prime, कॉमा a and b are co-prime, a and b are co-prime, कॉमा b not equal to 0।
b नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखो 5 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, 5 is equals to a square by b square. This implies 5b square is equals to a square. 5b square is equals to a square. This implies a square is equals to 5b square. a square is equals to 5b square. और नीचे लिखना कि therefore 5 divides a square. 5 divides a square. ठीक है, एक बार मेरी तरफ देखो, इस लाइन का एक्सप्लेनेशन आपको देने का जरूरत नहीं है, लेकिन खुद को तो समझ में आना ही चाहिए। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। आगे लिखो therefore 5 divides a, 5 divides a, therefore 5 divides a, ब्रैकेट में रीजन देना बाई FTOA लिख लो एक बार। एग्जाम में क्या लिखना है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बाई FTOA। नीचे लिखो therefore a equals to 5k1, a equals to 5k1। अच्छा यहाँ एक बार बोर्ड पर देखो, a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 एंड a इज इक्वल्स टू 5k1 इक्वेशन नंबर 2। नीचे लिखो यूजिंग 2 in 1, using 2 in 1 we get, using 2 in 1 we get, आगे लिखो 5k1 होल स्क्वायर, 5k1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ बच्चों से ना गलती होता है, इसमें ब्रैकेट लगाना मत भूलना। आप एग्जाम में अगर ऐसे लिख दिए कि 5k1 स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, अगले स्टेप में आप 5 काट के लिखोगे k1 स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर और सब चीज़ बर्बाद हो जाएगा। ये मत करना। 5k1 पूरा ब्रैकेट में रहेगा, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? 5b स्क्वायर। अगले स्टेप में लिखो दिस एम्प्लाइज 25k1 स्क्वायर, 25k1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k1 स्क्वायर, उन्नति गलत हो रहा है, 25k1 स्क्वायर इस बार ब्रैकेट नहीं चाहिए, 25k1 स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, काट लो। फिर अगले स्टेप में बचेगा आपके पास में 5k1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, 5k1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। साइड स्वैप करके लिखो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k1 स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k1 स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k1 स्क्वायर। सेम ही स्टेटमेंट रिपीट करना है, देयरफॉर 5 डिवाइड्स किसको? b स्क्वायर, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। देयरफॉर 5 डिवाइड्स इस बार किसको? b को। और रीजन क्या दोगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बाई FTOA। नीचे लिखो देयरफॉर b इक्वल्स टू 5k2, b इक्वल्स टू 5k2 और इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर कितना? 3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आगे लिखो फ्रॉम 2 and 3, from 2 and 3 we see that a comma b, from 2 and 3 we see that a comma b have 5 as क्या? कॉमन फैक्टर, 5 as a common factor which is a contradiction, which is a contradiction। आया समझ? कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमारे हिसाब से कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए था, लेकिन सॉल्व कर करके क्या पता चला कि कॉमन तो है। आगे लिखो देयरफॉर our assumption was wrong, our assumption was wrong। नीचे लिखो hence √5 is क्या?
रैशनल की इरेशनल? इरेशनल। हेंस √5 इज इरेशनल। ठीक है, मैं 1 मिनट इंतजार करता हूँ, आप एकदम स्टेप बाय स्टेप इस पूरे सोल्यूशन को पढ़ो अच्छे से, और देखो अगर किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन है तो पूछो। डन। हो गया। ये जो सोल्यूशन है ना, इसका पूरा फॉर्मेट आपको एकदम याद करके रखना है। √2, √3, √5, √7, √11, √13, रूट ओवर एनी प्राइम नंबर। अगर कभी भी प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट दिस इज इरेशनल, आपको एग्जैक्टली सेम टू सेम फॉर्मेट रखना है, खाली बीच में माइन्यूट चेंजेस होगा उस नंबर के हिसाब से। ठीक है, ये सोल्यूशन कितना % क्लियर है ये बताओ? 100 किसको इसको क्लियर है? 90, 70, 60, 50, 70 के ऊपर सबको क्लियर है पक्का? एक और बोलो, तब फिर थोड़ा सिस्टम अलग है, वो सिस्टम मैं कराऊंगा आपको। फिलहाल तो एक बार रूट ओवर प्राइम नंबर को ही डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक मेरे ख्याल में? ओके, एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, अगर ये आपको 100% क्लियर है तो कीप योर कॉपी ओपन। आप मेरे को स्टेप्स लेकिन कॉपी से देख देख के चेंज करके बताने का ट्राई कर। नंबर चेंज करूँगा मैं, उसके चक्कर में बीच में कुछ चेंज होना चाहिए। ठीक है, जो भी चेंजेस आएगा वो आप बताने का ट्राई करना। जितना ज़्यादा जल्दी और जितना जोर से आप बताओगे, मैं उतना कॉन्फिडेंट फील करूँगा कि आपको समझ में आ गया वो चीज़। ठीक है, और अगर चाहते तो मैं 1 मिनट और वेट कर लेता हूँ। पढ़ना है क्या वापस से कि हो जाएगा? श्योर? ओके, चलो फिर तब मिल के ट्राई करते हैं प्रूफ करने का। रूट क्या ले लो बताओ? 7, 11। 7 वाले लोग हाथ उठाओ, 11 वाले लोग। 7 में हाथ ज़्यादा था। ठीक, √7 को ट्राई करते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन रहेगा रूट ओवर 7 से रिलेटेड। चलो पहला स्टेप बताओ, जोर से जल्दी जल्दी सबको बोलना है। ठीक है, बोलो। लेट √7 बी रैशनल। कोई कोई के मुंह से नंबर भी निकल रहा था, बट चलेगा, वो भी बोल सकते हो, रैशनल नंबर। लेट √7 बी रैशनल। ठीक है, अगला स्टेप बताओ। ये चीटिंग पता, मैं घूम जाता हूँ, फिर कुछ लोग एकदम बोलते ही नहीं, वो एकदम मजे ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं। सब लोग बताओ अगला स्टेप क्या होना चाहिए? हाँ पूरा बोलो। A and B आर को प्राइम एंड B नॉट इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे क्या होगा? क्या होगा? 7 इज इक्वल्स टू A² बाई B²। कोई कंफ्यूजन? अगला स्टेप क्या होगा? जोर से 7B² इज इक्वल्स टू, वेरी गुड। साइड स्वैप क्या होगा बताओ? A² इक्वल्स टू 7B²। कोई कंफ्यूजन? यहां से क्या बोलना बताओ? देखो सब लोग नहीं बोल रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा, बोलो। therefore 7 डिवाइड्स A²। वेरी गुड। फिर 7 डिवाइड्स A। इसका रीजन बाय क्या बोल रहा हूँ? मेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम। अच्छा ठीक है, FTOE। फिर क्या होगा बताओ? देयरफॉर। देखो यदि भूल जाओ ना तो बहुत सिंपल सा बात है, ये बोलना चाह रहा है कि 7 डिवाइड्स A, यानी कि A को 7 से डिवाइड करने के बाद में कट वट के एक सुंदर सा प्यारा सा आंसर आना चाहिए। उस आंसर को मान लेते हैं K1, तो उससे A का वैल्यू कैसा हो जाएगा? 7 टाइम्स ऑफ K1। A का वैल्यू कैसा हो जाएगा? 7 टाइम्स ऑफ K1। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे बताओ? A इज इक्वल्स टू, जोर से बोलो, A इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ K1। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। और 1 कहाँ था? 1 यहाँ था। ठीक है,
अब जो 2 में आंसर आया, ए का वैल्यू कितना आया 7k1, ये कहाँ उठा के पटक दोगे 1 में, और 1 में जब पटकोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा शायद, क्या हो जाएगा बताओ 2 and 1। वैसे तो आपको लिखना चाहिए कि यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, बाकी मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख लेता हूँ। 2 and 1 इम्प्लाइज यहाँ पे है ना, बोलो 7k1, यहाँ हमको अलर्ट रहना है, क्या लगाना है यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे, ठीक है, सिर्फ k1 पे स्क्वायर मत लगा देना, गलत हो जाएगा। राइट साइड में 7k1 आया समझ, नहीं सॉरी हमने 1 में डाला ना, तो राइट साइड में क्या है b स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा बताओ 7k1 स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, देख लो, अच्छा सॉरी 7b स्क्वायर, माय बैड। अभी ठीक है, क्लियर, क्या आएगा अगले स्टेप में बताओ 49k1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7b स्क्वायर, आ रहा समझ, काटो, कितना आ गया 7k1 स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में क्या होगा बताओ 7k1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या b स्क्वायर, इसको स्वैप करके लिखो, क्या आएगा बताओ b स्क्वायर इक्वल्स टू 7k1 स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन आया समझ कि नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा, यहां से क्या बोलोगे जोर से जोश में बताओ 7 डिवाइड्स b स्क्वायर। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होगा 7 डिवाइड्स b, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अच्छा यहाँ लिख देंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फिर क्या होना चाहिए बताओ b इज इक्वल्स टू क्या 7k2, इक्वेशन नंबर 3, वहाँ था 7k1 और यहाँ आ गया 7k2। अब इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 दोनों में हमको दिख रहा है कि a के पास और b के पास 7 क्या होगा कॉमन फैक्टर, 7 क्या होगा कॉमन फैक्टर, लेकिन हमारे एजम्पशन के अनुसार वो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। तो जो आया है वो सही आया है कि गलत आया है, गलत आया है। गलती क्यों हुआ, क्योंकि हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग था, और अगर ये एजम्पशन रॉन्ग था √7 का रैशनल होना, तो राइट क्या होगा फिर √7 का इरेशनल होना, राइट क्या होगा √7 का इरेशनल होना। अभी कितना % क्लियर है बताओ 100। अब 100 वाले लोग हाथ उठाओ, 90, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है ना पक्का, एक आप लोगों को करने के लिए दूं, नहीं ठीक है, चलो कोई नहीं, आज के लिए इतना ही।